नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग उपन्यास के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने काव्य विधाओं के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग उपन्यास के विषय में पढ़ रहे हैं। ये गद्य विधाओं की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बेटा, जो बड़ी गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें हम लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि एक दिन का पूरा वीडियो इस पर ही हो। आगे चल के जैसे जैसे जो कम लोकप्रिय विधाएं हैं उन पर जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे एक दिन में सारी विधाएं भी हो सकती हैं कि एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सारी डायरी इत्यादि हम एक साथ पढ़ सकें। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कोशिश की गई है कि जो भी अधिकतम चीजें आप लोगों को बताई जा सकें बता दिया जाए। कह बेटा, उपन्यास गद्य शैली में लिखा महाकाव्य है। आशय ये है बेटा, महाकाव्य है नहीं, क्योंकि काव्य तो पद्य में होता है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उपन्यास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक महाकाव्य होता है। अर्थात इसका कथानक विस्तृत होता है, घटनाओं का बाहुल्य होते हुए अंततः सभी आपस में जुड़ी होती हैं। बेटा, घटनाओं का बाहुल्य होता है लेकिन सारी घटनाएं क्या होती हैं? आपस में जुड़ी होती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घटनाओं में कार्य कारण संबंध होता है। घटनाओं में कार्य कारण संबंध होता है, ये करने का ये परिणाम हुआ और इसका करने का ये परिणाम हुआ। इस प्रकार की चीजों से आगे चल के घटनाएं स्वयं बनती रहती हैं। चरित्रों, देश, काल, वातावरण को विस्तार मिलता है। और बेटा, इससे क्या होता है? चरित्र को देश, काल, वातावरण की जो स्थितियां हैं उनको पर्याप्त विस्तार मिलता है। उपन्यास में इनको पर्याप्त विस्तार दिया जाता है, जबकि कहानी में ये नहीं हो पाता है। कहानी थोड़ा छोटी होती है। अच्छे उपन्यास में रोचकता, रसात्मकता, अभिव्यक्ति की भी जरूरत है। बेटा, अच्छे उपन्यास में ये भी जरूरी है कि रोचकता हो और रसात्मक अभिव्यक्ति भी हो रही हो। ये सारी चीजें उपन्यास में आवश्यक है। उपन्यास के 6 महत्वपूर्ण अंग, या बेटा इसको हम लोग तत्व कहते हैं, निम्नलिखित है, आगे लिखे हुए हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं। कथा वस्तु, तो सबसे पहले किसी उपन्यास के लिए आवश्यक है एक कहानी का होना, एक कथा वस्तु का होना सबसे आवश्यक है। इसके बाद चरित्र, उस कहानी के अनुरूप चरित्र गढ़े जाते हैं। कथोपकथन, बेटा इसको हम लोग संवाद भी कहते हैं। संवाद यानी आपस में बातचीत जो लोग करते हैं वो। देश, काल, वातावरण, बेटा किसी भी उपन्यास में देश, काल और वातावरण का बड़ा महत्व होता है। बेटा, देश यानी किस स्थान की कहानी है, काल किस समय की कहानी है, और वातावरण क्या है, आसपास की चीजें कैसी हैं, सारी चीजों का वर्णन होना आवश्यक होता है। आगे बेटा हम लोग जब इसके उपन्यास के विभाजन को पढ़ेंगे तो इसमें देश, काल, वातावरण का बड़ा मतलब समझ में भी आएगा। इसके बाद उद्देश्य, उपन्यास बिना किसी उद्देश्य के नहीं होते हैं। और सबसे अंत में शैली, कि उसको लिखने के लिए किस शैली को अपनाया गया है, किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। अब बेटा हम लोग देख रहे हैं उपन्यास की विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। करें उपन्यास को विषय वस्तु यानी बेटा जिस चीज का वर्णन किया गया उस चीज के आधार पे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक उपन्यास, बेटा सामाजिक उपन्यासों में प्रेमचंद का गोदान, निर्मला, ये सारे सामाजिक उपन्यास हैं। इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक उपन्यासों में यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, मनु भंडारी का महाभोज, ऐसे उपन्यासों के नाम हम लोग ले सकते हैं। फिर बेटा इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यास। अंतर समझना आवश्यक है। सामाजिक उपन्यास यानी ऐसे उपन्यास जिसमें समाज की समस्याओं को ध्यान में रख करके लिखा गया हो। राजनीतिक उपन्यास जो राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रख करके लिखे गए हो। बेटा उदाहरण के लिए झूठा सच और तमस, ये दोनों भारत के बंटवारे पर लिखे गए हैं। बेटा भारत और पाकिस्तान, और जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं,
इनके बंटवारे पर 2 उपन्यास लिखे गए हैं, जबकि महाभोज भारतीय राजनीति पर लिखा गया, लेकिन इस सबके केंद्र में क्या है, राजनीतिक परिवर्तन। उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक, यानी बेटा जिन उपन्यासों में घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी बल्कि पात्रों के मन में जो बातें चल रही थी वो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ऐसे उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहे गए। इस क्रम में बेटा सन्यासी इलाचन जोशी जी का उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी के उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास, बेटा आंचलिक उपन्यास ऐसे उपन्यास जो किसी अंचल विशेष को, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। इसमें मैला आंचल जो कि पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है वह है। इसी क्रम में शिव प्रसाद रुद्र जी की बहती गंगा, यह भी आंचलिक उपन्यास है। और बेटा मैं विशेष रूप से इस उपन्यास के लिए कहूंगा कि बनारस के इतिहास पर लिखा गया ये बहुत सुंदर उपन्यास है। हर व्यक्ति को जो बनारस से जुड़ा हुआ है उसको ये चाहिए कि ये बहती गंगा एक बार जीवन में अवश्य पढ़े, जिससे उसे इस शहर के इतिहास के विषय में, विशेष करके बेटा 1772 यानी जब अंग्रेज भारत पे कब्जा करते हुए काशी तक आ जाते हैं और काशी भी अंग्रेजों के अधीन हो जाती है, तब से लेकर के आजादी के मिलने तक की तमाम ऐसी घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है जो बड़ी रोचक है और प्रेरणा देने वाली है। आगे बेटा चलते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। तो बेटा ऐतिहासिक उपन्यासों के दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण या हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। उनके उपन्यासों में झांसी की रानी का यहाँ पे नाम लिया हुआ है। इसके अलावा मृगनयनी, गढ़कुंठार, माधव जी, इस प्रकार से बेटा तमाम उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा एक और नाम की बेटा सब में दो दो लिखा गया, इसमें एक ही लिखा गया है तो उसको जोड़ देते हैं, एक और उपन्यास जोड़ देते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में बेटा वाण भट्ट की आत्मकथा, इसको भी हम लोग ऐतिहासिक उपन्यासों में जाके शामिल कर देते हैं। इसी प्रकार से जीवनी परक उपन्यास, ऐसे उपन्यास बेटा जो किसी महान व्यक्ति के जीवन को केंद्र में रख करके लिखे गए हों, ऐसे उपन्यास। तो ऐसे उपन्यासों में बेटा मानस के हंस अमृतलाल नागर जी की रचना है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखी गई है। इसी प्रकार से पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की रचना है जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई। अब बेटा आगे चलते हैं हम लोग। इसी क्रम में उपन्यासों को शैली के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर बेटा उपन्यासों को हम लोग शैली की श्रेणी में बांटते हैं, शैली की दृष्टि से बांटते हैं, तो वो 3 श्रेणियों में बढ़ता है। चरित्र प्रधान, पहला बेटा क्या हुआ, चरित्र प्रधान, यानी एक ऐसा उपन्यास जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन को, चरित्र को ज्यादा महत्व दे करके लिखा गया हो। तो ऐसे उपन्यासों में बेटा फिर इलाचन जोशी जी का सन्यासी का नाम लिया हुआ है। इसके बाद घटना प्रधान, ऐसा उपन्यास बेटा जिसमें घटनाएं प्रधान हो, कोई चरित्र प्रधान न हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चरित्र बदल जाते हो लेकिन घटनाओं की जो रोचकता है वो बनी रहती हो। ऐसे उपन्यासों में बेटा चंद्रकांता का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदी में। आगे चल के इस उपन्यास के विषय में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, जहां पर प्रारंभिक उपन्यासों का परिचय दिया जाएगा। और इसी क्रम में बेटा आगे वातावरण प्रधान, यानी जहां पे न घटना प्रधान थी न चरित्र प्रधान था, बल्कि जो परिस्थितियां थी, आसपास का वातावरण था वह प्रधान था। ऐसे उपन्यासों में बेटा उदाहरण के लिए मैला आंचल, आप इस क्रम में बेटा झूठा सच, मैला आंचल, तमस, इनका नाम ले सकते हैं क्योंकि ये सारे उपन्यास किसी एक परिस्थिति विशेष को महत्व देते हैं। जैसे बेटा झूठा सच बंटवारे को, तमस में भी बंटवारे को महत्व दिया गया। बेटा बंटवारा मतलब भारत का बंटवारा, जब भारत, एक अखंड भारत 3 अलग अलग देशों में बट गया। पाकिस्तान, जिसको बेटा पश्चिमी पाकिस्तान उस समय कहा गया, बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और हमारा भारत।
अब बेटा हम लोग हिंदी विधा में आरंभिक जो उपन्यास हैं उनको परिचय प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना जाता है। बेटा ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपना थोड़ा अलग मत था इस मामले में। वो श्रद्धा राम फुलेरी के भाग्यवती को मानते थे। इसी प्रकार से बेटा अन्य जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उनके भी हम लोग नाम देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के अन्य प्रारंभिक उपन्यास श्रद्धा राम फुलेरी कृत भाग्यवती, राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट कृत नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, किशोरीलाल गोस्वामी कृत परिणनी परिणय, गोपाल दास मगहरी कृत अद्भुत लाश, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, देवकी नंदन खत्री कृत चंद्रकांता, चंद्रकांता संस्कृति और भूतनाथ। ये बेटा हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास हैं। इसमें बेटा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको समझें अगर, तो सर्वप्रथम गोपाल दास मगहरी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। बेटा इन्होंने जासूसी उपन्यासों की शुरुआत की हिंदी में। हालांकि बेटा आगे चल के जासूसी उपन्यास साहित्यिक उपन्यासों से बिल्कुल अलग हो गए, उनकी धारा ही बदल गई, लेकिन इसकी शुरुआत गोपाल दास मगहरी द्वारा की गई। और इसी क्रम में हिंदी में लोकप्रिय उपन्यासों की जो बेटा सबसे पहली शुरुआत की श्रृंखला मानी जा सकती है वो चंद्रकांता है। कहा यह जाता है कि चंद्रकांता इतना लोकप्रिय था कि तमाम ऐसे लोग बेटा, चूंकि उस समय ज्यादातर पठन पाठन की जो भाषा थी वो फारसी थी, तो बहुत से लोग ऐसे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने हिंदी सीखी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चंद्रकांता पढ़ना था। इस उपन्यास की ऐसी लोकप्रियता थी, आगे चल के बेटा टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर इस पर एक धारावाहिक टीवी सीरियल भी बना जो बड़ा लोकप्रिय था। हम लोगों के बचपन में आता था, हम लोग उसको देखा करते थे बड़ी जिज्ञासा के साथ। तो बेटा देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जा सकता है, पहला ऐसा उपन्यास जो अपनी लोकप्रियता के चरम पे था। इसके बाद बेटा हम लोग आगे चलते हैं और हिंदी के जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। बेटा हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य के पितामह, प्रवर्तक या जो कुछ भी उपाधियां हो सकती हैं श्रेष्ठ, उसके जो हकदार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी द्वारा बेटा कई उपन्यास लिखे गए, कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ की आज कोई भी पांडुलिपि प्राप्त नहीं हो पाती है या प्रकाशित प्रति भी नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे उपन्यासों में बेटा हम लोग देखते हैं रूठी रानी और किस्ना, ये दो ऐसे उपन्यास हैं जिनकी आज तक कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग संस्मरणों विवरणों में ये पता चलता है कि इस प्रकार के उपन्यास उन्होंने लिखे थे। इसमें बेटा विशेष रूप से किस्ना जो था वह उनकी पहली पत्नी का नाम था, जो स्वभाव से झगड़ालू और अनपढ़ महिला थी और एक दिन नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, पुनः लौटकर नहीं आई। और आगे चल के आप लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद जी का विवाह शिवरानी देवी से हुआ, दूसरा विवाह। तो बेटा किस्ना उन्होंने अपनी पहली पत्नी को ध्यान में रख करके लिखा था। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और बेटा सबसे अंत में मंगलसूत्र, जो कि वो लिख रहे थे लेकिन ये अपूर्ण रह गया। और इसके बाद बेटा जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। प्रसाद जी अपने समकालीन साहित्यकारों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कुछ भी उनसे छूटा नहीं था। न केवल लिखते थे बल्कि सब में वो अद्भुत थे। उनके बेटा 3 उपन्यास हैं, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती अंतिम और अपूर्ण था। इसमें बेटा कंकाल उपन्यास बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है, यानी पहला ऐसा उपन्यास जिसने कोई सामाजिक आदर्श का पालन नहीं किया बल्कि समाज की सारी बुराइयों को उसके यथार्थ रूप में सामने रख दिया। तितली का जो नील की खेती करने वाले अंग्रेज हुआ करते थे, उनसे क्रांतिकारियों के
संघर्ष के विषय में लिखा गया उपन्यास है। आगे चलते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार बेटा मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के पहले लेखक माने जा सकते हैं। उनके उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता, परख और मुक्तिबोध महत्वपूर्ण है। त्यागपत्र उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, जबकि मुक्तिबोध के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में यशपाल। यशपाल बेटा हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। बड़े नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक अच्छे साहित्यकार हैं, बल्कि क्रांतिकारी थे और कहा जाता है कि इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिनको हम लोग जानते हैं महान क्रांतिकारी थे, के मरने के बाद उसके प्रेसिडेंट यशपाल ही बने। और यशपाल अपने समय के सबसे बड़े इनामी अपराधी थे। बेटा अपराधी तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि में थे सबसे अधिक। अगर उस समय किसी क्रांतिकारी के ऊपर धनराशि घोषित थी तो यशपाल के ऊपर थी, चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु के बाद। यशपाल के उपन्यासों में बेटा झूठा सच बहुत ही सुंदर उपन्यास है। यह देश के बंटवारे पर लिखा गया उपन्यास है और एक विशालकाय उपन्यास है, काफी लंबा उपन्यास है, लेकिन एक सुंदर उपन्यास है। दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड। अभी मैंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी से इनका जुड़ाव था और उनके उत्तराधिकारी भी थे। तो बेटा दादा कामरेड, ये दादा चंद्रशेखर आजाद है, जबकि कामरेड कौन है? भगत सिंह या भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले यशपाल आदि। बेटा उनके विषय में लिखा हुआ ये उपन्यास है। अमिता, मनुष्य के प्रतिरूप और तेरी मेरी उसकी बात, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी क्रम में बेटा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, ये भी देश के बंटवारे पर लिखा हुआ है। इसके अलावा बसंती कुंतो, ये उनके उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकारों में पहले महत्वपूर्ण उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो उपन्यास है बेटा, उसमें मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घता, ये बेटा उनके उपन्यास है। इसी क्रम में भागवती चरण वर्मा। वर्मा जी भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए ही जाने जाते हैं। चित्रलेखा इनके द्वारा लिखा गया सबसे अधिक लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और इसी क्रम में आगे चल के रेखा पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, थके पांव, सीधी सच्ची बात, सभी नचावत राम गोसाई, ये उनके उपन्यास हैं। आगे बेटा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव बेटा हिंदी साहित्य में साहित्यकार के रूप में तो लोकप्रिय थे ही। इनकी जो सबसे अलग पहचान थी कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक उनके पुत्र ने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया, लेकिन इसके बाद आर्थिक कठिनाई आ गई और हंस बंद हो गई। लेकिन बेटा 80 के दशक में राजेंद्र यादव ने कमर कसी और प्रेमचंद के परिवार से हंस पत्रिका के कॉपीराइट खरीदे और दिल्ली ले जाकर के फिर से हंस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और कुछ ही समय बाद हिंदी की सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रिका हंस बनी। हंस का बेटा जो सबसे विशेष योगदान है, स्त्री दलित विमर्श को उन्होंने साहित्य में जो स्थान दिया, वो इससे पूर्व किसी अन्य संपादक ने या किसी अन्य पत्रिका ने नहीं दिया था। उनका जो पहला उपन्यास है, इस पे आगे चल के फिल्म भी बनी थी, प्रेत बोलते हैं। और बेटा आगे चल के फिल्म जो बनी उसका नाम था सारा आकाश, क्योंकि शायद प्रेत बोलते हैं को लोग देखने न जाते क्योंकि लगता कि कोई भूत ही फिल्म है, इसलिए उसका नाम बदल के सारा आकाश रखा गया। और ये बड़ी लोकप्रिय फिल्म भी रही और बड़ा लोकप्रिय उपन्यास भी है ये। उखड़े हुए लोग, उल्टा मसीजीवी, अनदेखा अनजाना पल, 1 इंच मुस्कान मनु जी के साथ। बेटा इसमें सारी रचनाएं तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 1 इंच मुस्कान के बाद कोष्टक में लिखा हुआ है मनु जी के साथ। दरअसल बेटा मनु भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी थी
और 1 इंच मुस्कान उपन्यास पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के लिखा था। कुछ हिस्सा राजेंद्र जी ने लिखा था और कुछ हिस्सा मनु जी ने लिखा था, इसलिए बेटा ये उपन्यास उन लोगों का सम्मिलित उपन्यास माना जाता है। शिवानी, स्त्री लेखन में, कथा साहित्य में शिवानी जी पहली महत्वपूर्ण महिला हैं। इनके उपन्यासों में बेटा कृष्णकली सबसे अधिक लोकप्रिय है, कालिंदी, चल खुसरो घर आपने, शमशान चंपा, भैरवी, विश्वकन्या, रति विलाप। आगे चल के बेटा निर्मल वर्मा जी का नाम आता है। हिंदी में नई कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है निर्मल वर्मा, और इन्होंने बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं, जैसे वे दिन, एक चिथड़ा, सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। बेटा अंतिम अरण्य उनका अंतिम उपन्यास है, और ये सारे उपन्यास बड़े ही सुंदर हैं, पठनीय हैं। इसी क्रम में बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक गपों के उपन्यासकार। बेटा वृंदावन लाल वर्मा जी भी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक उपन्यास शोध परक है, लेकिन आचार्य द्विवेदी का शोध से अधिक कल्पना परक है। तो इन उपन्यासों में बेटा वाण भट्ट की आत्मकथा, इसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको हमेशा याद रखिए कि ये उपन्यास है, क्योंकि बेटा अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है 2 उपन्यासों को लेकर के। वाण भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ये किस विधा की रचना है? क्योंकि वाण भट्ट की आत्मकथा में आत्मकथा जुड़ा है, तो परीक्षार्थी को भ्रम हो सकता है कि ये आत्मकथा है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में क्या जुड़ा हुआ है? जीवनी जुड़ी है, लेकिन बेटा ये भी जीवनी नहीं बल्कि एक उपन्यास है, ठीक है। चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनामदास के पोथे। इसी प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी, जो बेटा 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। आगे चलते बेटा धर्मवीर भारती जी का धर्मवीर भारती जी के बेटा 2 उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक गुनाहों का देवता, दूसरा सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास कहा जा सकता है। 7 अलग अलग कहानियां कब आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। और वहीं पर गुनाहों का देवता, इसको बेटा हम लोग शरदचंद्र शैली में लिखा हुआ उपन्यास कह सकते हैं, यानी ऐसा उपन्यास जिसको पढ़ते हुए पाठक रोता रहता है, ऐसा उपन्यास है। युवाओं में बड़ा लोकप्रिय रहा है ये उपन्यास। आगे मनु भंडारी, बेटा आगे भी पहले भी जिक्र हुआ है मनु जी का, राजेंद्र यादव जी की पत्नी है, और 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव जी के साथ लिखा है। इसके अलावा महाभोज, आपका बंटी, ये सारे उनके अच्छे उपन्यास हैं, बड़े सुंदर उपन्यास हैं। आगे बेटा राहुल सांकृत्यायन जी, इनके उपन्यासों को भी हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास ही मान सकते हैं। सिंह सेनापति, जय योधन, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दियो स्वप्न जीने के लिए। और बेटा वृंदावन लाल वर्मा जी, हिंदी के विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार। और सिर्फ विशेषता क्या है, इतिहास को लिख देते तो उपन्यास कभी नहीं बन पाता। इतिहास का जो उनका शोध है वो तो गहरा है ही, लेकिन साथ में जो सबसे सुंदर बात है कि जब उसे वो अभिव्यक्त करते हैं तो उस सारी शोध को, सारी जानकारियों को, सारे चरित्रों की जानकारियों को वो उपन्यास की जानकारी, उपन्यास की घटना, उपन्यास के चरित्र में इतना सुंदर बदल देते हैं कि इतिहास का बोझ कम हो जाता है। पढ़ने वाले को इतिहास का बोझ नहीं महसूस होता है, बल्कि उपन्यास की जो रसात्मकता है उसका आभास होता है। इसमें मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंठार, विराट की पद्मिनी, ये उनके ऐतिहासिक उपन्यास है बेटा। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी बेटा निराले थे, कविता में भी थे तो उपन्यास में भी थे। बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, ये बेटा पहले इन 2 उपन्यासों की बात करते हैं, क्योंकि बाद में जो उपन्यास है वो तो बड़े गौण हैं।
वो आजीविका के लिए लिखे गए हैं, यानी कुछ खाने को मिल जाए, दूंगा प्रकाशक को तो प्रकाशक पैसे देगा, खाने पीने का काम चलता रहेगा, आजीविका के लिए लिखे गए हैं। लेकिन ये दो उपन्यास बेटा ये संवेदना के स्तर पे बड़े महत्वपूर्ण है और साहित्य को नई दिशा देने की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है। पहला बिल्लेसुर बकरिया, इसे बेटा हिंदी में एक अद्भुत जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि बेटा जीवनी जिस व्यक्ति की है वो व्यक्ति निराला जी के ही गांव का एक साधारण सा व्यक्ति है जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन बकरियां पालने लगता है क्योंकि उसे जीना है, जिजीविषा। ऐसा व्यक्ति बेटा, ये कोई महात्मा गांधी, जैसे हम लोगों ने जीवनी परक उपन्यास की बात की थी ना कि तुलसीदास महात्मा गांधी पे लिखा हुआ मानस के हंस या पहला गिरमिटिया थे, तो बेटा ये भी जीवनी परक उपन्यास है, लेकिन जीवनी जिसकी है कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं, बड़ा साधारण सा व्यक्ति है। और कुल्ली भाट, कुल्ली भाट बेटा आधा तो जीवनी है और आधी आत्मकथा है, लेकिन अंत में वो उपन्यास कहलाता है। कुल्ली भाट भी बेटा निराला जी के गांव के ही एक व्यक्ति हैं और खुद निराला जी इसमें हैं और ज्यादातर कहानी के केंद्र में निराला जी खुद रहते हैं। उनकी जो अपनी घटनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, अपनी ससुराल से जुड़े हुए, चूंकि ये व्यक्ति थे तो पत्नी से जुड़ी हुई यादें, सास से जुड़ी हुई यादें, सारी चीजें उसमें बड़े क्रमबद्ध तरीके से मिलती चलती हैं। और साथ ही साथ कुल्ली भाट का जो चरित्र है, उनकी जो उदात्तता है, दलितों के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है कि वो अपने घर में एक दलितों की पाठशाला चलाने लगते हैं, ये सारी चीजें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति समाज में अस्पृश्य था। कोई ब्राह्मण कुल्ली भाट के मर जाने पर उनके यहाँ अंतिम संस्कार कराने नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। ऐसी स्थिति में कुल्ली भाट का सारा अंतिम संस्कार स्वयं निराला जी जाकर के कराते हैं। तो बेटा बड़ा ही रोचक और भव्य उपन्यास है कुल्ली भाट। इसके बाद अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, ये सारे उपन्यास बेटा मूल रूप से सामाजिक और घटना प्रधान है। जैसे अलका क्रांतिकारी जीवन पर आधारित उपन्यास है। कई बार बेटा ऐसा भी लगता है इस उपन्यास को पढ़ते हुए कि हम लोग